इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सनकेश ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। यदि आप लोग इस आईपीओ में बिड करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग को कंपनी के फंडामेंटल को समझना होगा कि कंपनी का फंडामेंटल किस प्रकार का है, कंपनी का क्या कार्य है और कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है, आईपीओ के तहत जो कंपनी पैसा मार्केट से लेना चाहती है उस पैसे का कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, या कंपनी मार्केट के अंदर किस प्रकार से अपना बिजनेस करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी जानकारी आप लोग के पास बिड करने से पहले होनी चाहिए। तो यही सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट में बताने वाला हूं, इसीलिए आप लोग को वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यदि आप लोग इस आईपीओ में बिड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है दोस्तों सनकेश ज्वेलर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई के अंदर है और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग या B2B ज्वेलरी कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई थी। इस कंपनी के प्रमोटर्स के नाम क्या क्या हैं? पहले प्रमोटर्स का नाम है कांतिलाल खेमराज जैन, दूसरे प्रमोटर का नाम है महावीर कांतिलाल जैन और तीसरे प्रमोटर का नाम है मनोज कांतिलाल जैन। इस कंपनी के दोस्तों 3 प्रमोटर है। कंपनी का मुख्य रूप से बिजनेस किस प्रकार का है? हैंडीक्राफ्ट गोल्ड ज्वेलरी, कस्टमाइज ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी का दोस्तों मेन बिजनेस ये है, कंपनी हैंडीक्राफ्ट गोल्ड ज्वेलरी बनाती है और कस्टमाइज ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्रकार से दोस्तों कंपनी बिजनेस करती है। इस कंपनी का बिजनेस रिटेल स्टोर चेन के जैसा नहीं है। इसका बड़ा फोकस B2B कस्टमर और ज्वेलरी रिटेलर ब्रांड के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना है। अब मैं आप लोग को सीधे पॉइंटों में और साफ शब्दों में बताता हूं कि कंपनी का क्या पर्पस है और किस प्रकार का कंपनी ज्वेलरी बनाती है, किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 यदि आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कंपनी वास्तव में करती क्या है। अभी तक जो मैंने आप लोग को बताया, हो सकता है कि आप लोग को इसमें अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि B2B कस्टमर क्या होता है, ज्वेलरी रिटेलर या ब्रांड्स या मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आया हो, तो साफ शब्दों में मैं आप लोग को बताता हूँ। कंपनी 22 कैरेट की और 18 कैरेट की ज्वेलरी की कैटेगरी बनाती है, जिसमें नंबर 1 की कैटेगरी है वेंगलेस, जिसको हम चूड़िया बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी है ब्राइडल ज्वेलरी, दुल्हन की जो भी ज्वेलरी होती है उनको दोस्तों कंपनी बनाती है। कंपनी नेकलेस बनाती है, चोकर बनाती है, झुमका बनाती है, मंगलसूत्र बनाती है, रिंग बनाती है। इस प्रकार की ज्वेलरी दोस्तों कंपनी बनाती है। अब दोस्तों आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि कंपनी किस प्रकार के आर्टिकल बनाती है, उसको वो कंपनी फिर बाद में मार्केट के अंदर बेचती है। मार्केट में दोस्तों कंपनी रिटेल तौर पर नहीं बेचती है, मार्केट में जो भी कंपनी बेचती है वो होलसेल के तरीके से बेचती है। अब बात करते हैं आईपीओ की सबसे जरूरी जानकारी की। ओपन डेट यदि चेक करेंगे तो 18 अगस्त 2026 से ये ओपन हो चुका है। 20 अगस्त 2026 को ये क्लोज हो जाएगा। 20 अगस्त तक आप लोग इसमें बिड कर सकते हैं। प्राइस बैंड की बात करें तो 88 रुपए से लेकर 93 रुपए है। फेस वैल्यू 5 रुपए है। लोट साइज एक लोट में 160 शेयर होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोग 14,880 रुपए कर सकते हैं। इशू साइज 367.18 करोड़ रुपए का ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। लिस्टिंग दोस्तों एनएससी और बीएससी की साइट पर दोनों जगह होगी। लिस्टिंग डेट 25 अगस्त 2026 है। 25 अगस्त 2026 को यह आईपीओ एनएससी और बीएससी की साइट पर लिस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों एक और मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं, फ्रेश इशू और ओएफएस में क्या अंतर है। यह आईपीओ दोस्तों 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू के तहत 274.18 करोड़ रुपया कंपनी मार्केट से लेना चाहती है। इसका पैसा कंपनी को मिलेगा। दूसरा हिस्सा है दोस्तों ओएफएस का। ओएफएस के तहत कंपनी 93 करोड़ रुपया मार्केट से लेना चाहती है। फ्रेश इशू का क्या मतलब होता है और ओएफएस का क्या मतलब होता है, इसकी जानकारी भी आप लोगों को मैं अभी बता ही देता हूं। पहले बात कर लेते हैं ओएफएस की कि ओएफएस क्या होता है। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, कंपनी के अंदर जो पहले से ही प्रमोटर होते हैं वह प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कंपनी से बेच देते हैं। तो जो भी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कंपनी से बेचते हैं तो उस पैसे को प्रमोटर ही लेते हैं, ना कि कंपनी के अकाउंट में वह पैसा जाता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस कंपनी में टोटल 3 प्रमोटर हैं। तीनों प्रमोटर टोटल मिला के 93 करोड़ रुपए की अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी से बेच रहे हैं। जो भी 93 करोड़ रुपया होगा वह पैसा प्रमोटर के अकाउंट में ही जाएगा, ना कि कंपनी के अकाउंट में जाएगा। तो अब आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि ओएफएस क्या होता है।
यानी कुल मिला के 367 करोड़ रुपए का टोटल ये आईपीओ है, जिसमें से 93 करोड़ रुपए प्रमोटर को जाएगा और 274 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट में जाएगा। अब बात करते हैं कि जो भी कंपनी ये आईपीओ के तहत 267 करोड़ रुपया लेना चाहती है, इस पैसे का कंपनी क्या करेगी, किस प्रकार से इसको खर्च करेगी, उसकी जानकारी दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, कंपनी 158 करोड़ रुपया रीपेमेंट और प्रीपेमेंट में इस्तेमाल करेगी, जो कि आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा है। 38 करोड़ रुपया कंपनी वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल करेगी और 78 करोड़ रुपया कंपनी जनरल कारपोरेट पर्पस में इस्तेमाल करेगी। तो इस प्रकार से कंपनी 274 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने वाली है। 158 करोड़ रुपए डेब्ट रीपेमेंट में जो इस्तेमाल कंपनी करेगी, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इससे क्या फायदा कंपनी को हो सकता है। सबसे पहला फायदा, इंटरेस्ट बर्डन कम हो सकता है। जो कंपनी इस समय इंटरेस्ट दे रही है उसमें दोस्तों कमी आएगी। बैलेंस शीट मजबूत हो सकती है। डेब्ट टू इक्विटी बेहतर हो सकता है। फ्यूचर कैश फ्लो पर दबाव कम हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि कंपनी अपने कर्जों को चुकाती है तो इस प्रकार के जो बर्डन कंपनी पे आ रहे हैं, जो भी कंपनी पे इस समय इस प्रकार के प्रेशर हैं, ये प्रेशर कम होंगे, तो जिससे कंपनी की ग्रोथ आगे और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों दूसरा सवाल ये भी है, कंपनी 158 करोड़ रुपया रीपेमेंट में इस्तेमाल कर लेगी, लेकिन ज्वेलरी बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आज की डेट में गोल्ड का काफी हाई रेट हो चुका है, तो इस बिजनेस को करने के लिए हम लोगों के पास जितना पैसा अधिक होगा उतना ही अच्छा हम लोग बिजनेस कर पाएंगे। इसलिए आप लोग इस पॉइंट को एक महत्वपूर्ण पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस में आज की डेट में वर्किंग कैपिटल जितना ज्यादा होगी उतना अच्छा हम लोग बिजनेस कर पाएंगे। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही है। जो भी डाटा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है वो करोड़ों में दिया गया है। रेवेन्यू की सबसे पहले बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का 909 करोड़ रुपए रेवेन्यू था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1061 करोड़ रुपए रेवेन्यू था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़कर 1403 करोड़ रुपए हो चुका है। पीएटी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 10.44 करोड़ रुपए था, 2024 में 12.82 था, 2025 में 40.31 था। नेटवर्थ की बात करें तो 2023 में 47.52 था, 2024 में 60.29 था, 2025 में 100.60 था। टोटल वार्निंग की बात करें तो 2023 में 98 करोड़ रुपए टोटल वार्निंग था, 2024 में 108 था और 2025 में 144 करोड़ रुपए टोटल वार्निंग हो चुका है, जो कि दोस्तों कंपनी पे उधारी है। ये दोस्तों कंपनी की उधारी है। कंपनी की उधारी भी लगातार दोस्तों बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी की बैलेंस शीट यदि आप लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल एसेट लगभग 249.56 करोड़ थे। नेटवर्थ लगभग 100.60 करोड़ थी। टोटल डेप्थ दोस्तों लगभग 144.84 करोड़ था। तो कंपनी की 5 बड़ी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? पहला है एक्सपीरियंस प्रमोटर्स। जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरा है पैन इंडिया B2B कस्टमर नेटवर्क। तीसरा है असिस्ट लाइट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। जो भी दोस्तों इनका मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल है वो काफी अच्छा है। चौथा है कस्टमाइज और हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी की रिंग जो बनाते हैं, ये इनका एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। चौथा है कस्टमाइज और हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी की रिंग। जो भी कंपनी हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से ज्वेलरी बनाती है, रिंग बनाती है, ये कंपनी का एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। पांचवा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में काफी मजबूत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये दोस्तों कंपनी के 5 पॉइंट हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से कंपनी के 5 बड़े रिस्की पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला रिस्क है गोल्ड प्राइस वॉलिटिलिटी। दूसरा रिस्क है वर्किंग कैपिटल। तीसरा रिस्क है थर्ड पार्टी आर्टिसन। चौथा रिस्क है B2B कस्टमर डिपेंडेंसी। पांचवा रिस्क है कंपटीशन। तो ये दोस्तों कंपनी के 5 सबसे बड़े रिस्की पॉइंट हैं जो कि आप लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की। जीएमपी क्या संकेत दे रहा है? 18 अगस्त 2026 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार सनकेश ज्वेलरी का जीएमपी करीब 2 रुपए बताया गया था। 93 रुपए अपर बैंड प्लस 2 रुपए जीएमपी लगभग 95 रुपए अनुमानित लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। इस हिसाब से संभावित लिस्टिंग गेन करीब 2.1% बनता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। जीएमपी ऑफिशियल एक्सचेंज डाटा नहीं होता है। जीएमपी तेजी से बदलता है और एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस इससे काफी अलग हो सकता है। आज जैसे कि 18 अगस्त है और आज के डेट में ही यह आईपीओ ओपन हुआ है, तो आज की डेट में इन्वेस्टर का किस प्रकार का रिस्पॉन्स इस आईपीओ को लेके है उसकी जानकारी मैं आपको बताता हूं। 18 अगस्त यानी डे 1 पर शुरुआती सब्सक्रिप्शन काफी कमजोर रहा है।
अब दोस्तों मेरा ओवरऑल व्यू इस आईपीओ को लेके किस प्रकार का है, किस प्रकार से मैं इस आईपीओ को देख रहा हूँ। सनकेश ज्वेलर्स को मैं हाई रिस्क, मॉडरेट टू पॉजिटिव फंडामेंटल कैटेगरी में रखूंगा। इसमें दोस्तों आप लोग का हाई रिस्क है, यदि आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। मेरी सबसे बड़ी चिंता इस आईपीओ को लेके है वैल्यूएशन की, लो मार्जिनिंग की, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की। इस आईपीओ को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि दोस्तों आईपीओ का बहुत थोड़ा-सा हिस्सा वर्किंग कैपिटल में यह कंपनी इस्तेमाल करने वाली है। यदि आप लोग इस कंपनी में बिड करना चाहते हैं, इस आईपीओ में बिड करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही इसमें बिड करें। यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी आईपीओ में बिड करने की कोई भी सलाह नहीं दी जाती है। जो भी आप लोग अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप लोग अपनी सूझबूझ के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें।